हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल SK स्टडी वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमारी बात की थी हिंदी को लेकर, जिसमें हमने अपना जो है व्याकरण स्टार्ट किया था। और व्याकरण की हमारी पहली क्लास हमारे जैसे कि बेसिक से रहता है कि हमारा स्वर व्यंजन पे हमारी पहली क्लास थी, और आशा करता हूँ कि आप सबको समझ भी आई होगी। तो उसी के आगे देखिए हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है, वो होता है हमारा शब्द रचना को लेकर। हिंदी की बात की जाए तो देखिए हिंदी को अगर हम साधारण या शुरुआती स्तर से लेकर चले तो हमारा बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें सबसे पहले हमारा स्वर व्यंजन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद शब्द रचना, जिसके अंतर्गत जो है हमारा जितने भी व्याकरण से संबंधित अगर हम आधे पोर्शन की बात की जाए तो वो हमारा व्याकरण के शब्द रचना में ही आता है, जिसके अंतर्गत हमारा ये सारे आपका ऋण, योग ऋण, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव सब जितने भी अगर किसी को बांटा जाए, संधि, क्रिया, विशेषण, तो ये सब हमारा जो है शब्द रचना के अंतर्गत ही आता है। शब्द रचना को समझने से पहले देख लीजिए, जानते हैं कि शब्द का मतलब होता क्या है। शब्द देखिए एक ऐसा वाक्य है, या कह सकते हैं कि जिसका कोई शाब्दिक अर्थ होता है, वह शब्द कहलाता है। यानी कि कोई भी जिसका एक अर्थ होता है, निश्चित होता है, वो शब्द कहलाता है। और शब्द की उत्पत्ति की बात की जाए तो देखिए शब्द की उत्पत्ति की बात अगर करें हम, तो शब्द मिलकर बना होता है वर्णों से। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात की थी हमारे कि जो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि अर्थात यानी कि वर्ण जो होता है, वह हमारी सबसे छोटी इकाई जो होती है हमारी वर्ण कहलाती है। और इन्हीं वर्णों से मिलकर जो है हमारा शब्द बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर वर्ण है हमारा क, ब, तो ये सिंगल की बात की जाए, अगर की बात की जाए तो देखिए हमारा क वर्ण है, ब वर्ण है। अब इसको मिलाकर अगर हम लिख देते हैं तो ये हमारा बन जाता है कब। जैसे कि प्रश्नवाचक शब्द बन जाता है कब, यानी कि कब हुआ, कैसे हुआ। तो इसका एक अर्थ निकल रहा है कि हाँ ये अर्थ है इसका, तो ये हमारा शब्द कहलाता है। कि यानी कि वर्णों से मिलकर जो बनता है वो हमारा शब्द कहलाता है। और शब्द का अर्थ मतलब होता है हमारा सार्थक। तो जिसके बाद हमारा यह होता है शब्द और सार्थक। तो इसका मतलब होता है कि शब्द जो होता है हमारा सार्थक होता है, और शब्दों से ही मिलकर हमारा एक वाक्य बनता है। वाक्य की बात की जाए तो वाक्य एक पूर्ण वाक्य होता है, जिसमें हम एक बात कह दी जाती है कि जैसे वह कल स्कूल जाएगा, तो पूरा वाक्य हो गया। अब ये वाक्य जो बनता है ये शब्दों से मिलकर बनता है, और शब्द जो होते हैं हमारे सार्थक होते हैं। अच्छा, सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। अब जैसे लिख दिया जाए कि कब है ये हमारा कब है, तो हम ये नहीं पूछेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हाँ बक, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, कब का अर्थ है हमारा, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस सीधा सा मतलब है कि अगर ये हमारा कब है तो इसका एक सार्थक अर्थ होता है, तो वह हमारा शब्द कहलाता है। और इन्हीं शब्दों से मिलकर हमारा क्या होता है, वाक्य बनता है। ठीक है, वाक्य जैसे कि बात की जाए कि वह कब आएगा क्वेश्चन मार्क, तो कब इसमें एक शाब्द यानी कि सार्थक शब्द है। तो शब्द से अर्थ हमारे जैसे सार्थक शब्द बनते हैं, तो वह हमारा शब्द कहलाता है। अच्छा, अब शब्द रचना की बात की जाए तो शब्द रचना को जो है अभी हमारे कई भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है हमारा शब्द रचना। तो अगर इसके भेद की बात की जाए तो हम इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। शब्द रचना के कितने भाग में बांटते हैं? मुख्यतः 4, जिसमें पहला आता है हमारा रचना के आधार पर, दूसरा आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा आता है हमारा अर्थ के आधार पर, और चौथा आता है हमारा विकार के आधार पर। ठीक है, अब देखिए रचना के आधार पर अगर हम बात करें कि रचना के आधार पर हमारे शब्दों के भी जो है और भेद होते हैं, तो इसके अंतर्गत हमारे जो है 3 भेद आते हैं रचना के आधार पर, जिसमें हमारा पहला आता है ऋण, दूसरा आता है हमारा यौगिक, तीसरा आता है हमारा योग ऋण। ठीक है, तो कितने भागों में बांट सकते हैं हम इसको? जो है 3 भागों में। कितना? रचना के आधार पर जो है हम शब्दों को 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है देखिए हमारा उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि शब्दों की अगर उत्पत्ति हुई है कितने आधार पर हुई है, तो इसमें मुख्यतः तो 5 आते हैं, लेकिन हम पढ़ते मुख्यतः 4 ही हैं। वैसे 5 आते हैं हमारा, लेकिन 4 ही पढ़ा जाता है। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात की जाए तो ये आता है हमारा 4, जिसमें हमारा आता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये हो गए हमारे 4। एक हो गया कौन सा? पहला तत्सम, दूसरा हमारा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। एक आता है इसमें हमारा संकर शब्द। तो ये जो होता है हमारा एक संकर शब्द आता है, ये हमारा 5वां, यानी कि 5वां अगर बात की जाए तो हमारा संकर शब्द होता है, जिसको हम जो है इसमें गिनते नहीं है, बस मान लिया जाता है कि हमारे 5 है। ठीक है, अब इसकी बात की जाए देखिए अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर आते हैं हमारा 4 प्रकार के शब्द होते हैं। कितना? शब्दों को, यानी कि शब्द रचना की बात की जाए कि अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारा आता है, देखिए कितना है हमारा। अर्थ के आधार पर बात की जाए तो हमारा आता है
4, ये भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आता है हमारा एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और पर्यायवाची। ठीक है, तो 4 वाक्य हमारे कौन कौन से आते हैं हमारा अर्थ के आधार पर, जैसे कि लिखा है ना इसमें यहाँ पर अर्थ के आधार पर, यानी कि कुछ ना कुछ अर्थ है तो अर्थ के आधार पर आता है हमारा एकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थ। ठीक है, चौथा आता है हमारा ये विकार के आधार पर। तो विकार के आधार पर शब्दों की रचना जो है हमारे 2 प्रकार से की गई है। पहला आता है हमारा विकारी, दूसरा आता है अविकारी। अब विकारी में भी जो है हमारा 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें आता है आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, ये आता है हमारा विकार के आधार पर जो है विकारी शब्द के अंतर्गत, और अविकारी के अंतर्गत आता है हमारा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये 4 आते हैं हमारा अविकारी में। ठीक है, देखिए पहला कौन सा बताया मैंने, पहला आता है विकारी, जिसके अंतर्गत 4 आते हैं हमारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। दूसरा आता है हमारा अविकारी, तो इसके अंतर्गत भी कौन से आते हैं हमारे 4, जिसमें आता है हमारा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये भी हमारा किस में आता है, विकार के आधार पर। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए इसके जो भेद हैं, तो हम इसमें पहला पढ़ेंगे हमारा रचना के आधार पर। ठीक है, जाती है अब रचना के आधार पर हमने 4 भागों में जैसे पढ़ चुके हैं कि रचना शब्द विचार को जो है हमने 4 भागों में बैठा है। पहला रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। अब देखिए इसके जो भेद हैं उनके भी अपने अंदर मुख्य भेद हैं। जैसे पहला हमने पढ़ा था रचना के आधार पर, जिसमें बताया गया था कि हमारे 3 भाग होते हैं, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। अब देखिए रूढ़ की बात की जाए तो रूढ़ का मतलब होता है मतलब अपना खुद का मूल स्वरूप या खुद का मूल रूप। तो मूल रूप मतलब मूल रूप यानी कि ऐसे शब्द जिनको जो है अपने मूल रूप में से उनको तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब वे अपने मूल रूप में जब तक हैं तब तक उनका अर्थ है। अगर उनको मूल रूप से परिवर्तित कर दिया जाता है तो वे अपने मूल रूप में नहीं रहते हैं, तो उसका अर्थ होता है हमारा रूढ़, यानी कि जिसका तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि अगर हम इसको कहा जाए ये हाथ है, अगर हाथ हमारा एक पता है कि विशिष्ट वस्तु के लिए, विशिष्ट चीज़ के लिए हमारा हाथ का यूज़ होता है या हाथ कहा जाता है, तो हम इसको हाथ कहेंगे तो इसको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर पूरा शब्द है ये हाथ है तो इसको हाथ ही कहा जाएगा, या फिर इसको अगर हम था लिखेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं आएगा। यानी कि मतलब हाथ है, ये अपने मूल रूप में है, इसको तोड़ा भी नहीं जा सकता किसी भी तरीके से। तो ये पूर्ण रूप है, यानी कि पूर्ण है, तो ये रूढ़ है, इसका कोई भी ऋण नहीं होगा। तो ये जो अगर हाथ है तो यही हमारा मूल रूप कहलाता है, तो ये आता है हमारा रूढ़ शब्द के अंतर्गत। तो हमारा पहला क्या हो गया, रूढ़। अब देखिए दूसरा बात की जाए तो यौगिक। यौगिक मतलब योग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यौगिक यानी कि ऐसे शब्द जो योग से मिलकर, यानी कि 2 शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं, वे हमारे यौगिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात कर ली जाए तो यौगिक जैसे कि इसके अंतर्गत आता है हमारा अश्वशाला। ठीक है, अब अश्वशाला अगर हमने लिखा है तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला अगर बात की जाए तो उनको तोड़ा जाए तो देखिए एक आएगा अश्व, दूसरा आता है शाला, मतलब ऐसी जगह जहाँ घोड़ों को रखा जाता है या घोड़े रहते हैं तो उनको अश्वशाला कहा जाता है। तो ये 2 शब्दों के योग से बनना है, अश्व प्लस शाला। इसी तरीके से आता है जैसे हमारा हिमालय लिखते हैं तो हिमालय, तो यानी कि इसमें इसको तोड़ा जाए तो इसमें आएगा हमारा हिम प्लस आलय। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है, तो योग हो रहा है इसमें। तो यानी क्या है ये हिमालय, तो हिमालय पूरा शब्द बनना है, तो ये योग से बनना है, तो ये हमारा यौगिक शब्द कहलाता है। अच्छा, यौगिक शब्द जो होते हैं हमारा वो 4 शब्दों से 4 प्रकार के शब्दों से मिलकर बन रहा है। इसके अंतर्गत हमारा उपसर्ग, प्रत्यय और हमारा संधि, ये इन सब के प्रयोग से मिलकर जो है हमारे यौगिक शब्द बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए योग रूढ़ की। तो योग रूढ़ की मतलब योग का भी इसमें वही मतलब है जैसा कि हमारा यौगिक में होता है कि हाँ योग से बना होता है, लेकिन योग रूढ़ के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जो बनते तो योग से हैं, लेकिन उनका संबंध जो है किसी एक विशेष प्रकार से होता है। मतलब उनका अगर उनको संकेत करेंगे तो किसी एक विशेष शब्द की तरफ, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, चीज़ की तरफ जो है इशारा करते हैं। बात की जाए तो जैसे कि देखिए इसमें लिखते हैं हम चारपाई। ठीक है, हमने इसमें चारपाई लिखा। चारपाई का मतलब यानी कि हो गया 4 पाए हैं जिसके। ठीक है, तो 4 पाई लिख दिया हमने कि 4 पाए हैं जिसके। तो
ये आगे इसका है 4 पाए हैं जिसके, अर्थात 4 पाई। ठीक है, अब 4 पाए देखिए किसी की बात की जाए 4 पाए या 4 पाए, तो 4 पाए हमारे जानवर के भी होते हैं, कुर्सी के भी होते हैं, मेज के भी होते हैं, लेकिन नहीं तो 4 पाई का मतलब है कि ये किसी विशेष वस्तु की तरफ या विशेष चीज़ की तरफ इशारा कर रही है, तो यानी कि वो सिर्फ 4 पाई की तरफ इशारा कर रही है, तो ये हमारा योग रूढ़ के अंतर्गत आता है। इसको अगर कहा जाए तो हम इसको समासिक शब्द भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो हमारा समासिक शब्द होता है जो किसी तरफ इशारा करते हैं वे हमारा योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार देखिए यहाँ आगे हम लिखते हैं दशानन। दशानन अर्थात 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। यानी कि दशानन है तो ये एक विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, वह क्या है, हमारा रावण है। तो ये हमारे ऐसे शब्द जो होते हैं वो हमारे योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो है देखिए पहला रचना के आधार पर हमारे 3 थे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा उत्पत्ति के आधार पर। अब बात करते हैं देखिए हमारा शब्द की रचना के आधार पर हमारा दूसरा प्रकार था उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे शब्दों को बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है हमारा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 5वां आता है हमारा संकर, जिसको हम 5 प्रकार से मान तो लेते हैं, लेकिन उसको जो है 5वें में हम इसमें गिना नहीं जाता, यानी कि मुख्य बात की जाए तो 4 ही माने जाते हैं। तो लेकिन यहाँ लिख देते हैं जैसे कि हम संकर, तो ये 5 होते हैं लेकिन माने मुख्यतः हमारे 4 ही जाते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, अब देखिए पहले इसकी बात की जाए तत्सम शब्द। तत्सम अगर इसको देखिए तोड़ा जाए तो हमारा ये बनता है तत् प्लस सम। तत् यानी कि उसके और सम में समान है, तो इसका अर्थ हो गया उसके समान। यानी कि तत्सम जो शब्द होते हैं हमारे, तो वो ज्यों के त्यों यानी कि जैसे हैं वे वैसे ही रहते हैं, तो इसलिए उसका अर्थ ही हमारा आता है उसके समान। और आगे देखिए समझने की जैसे लिख दिया जाता है हमारा यहाँ ज्यों के त्यों, यानी कि ऐसे शब्द जो अपने प्राचीन समय से या जब से उनका निर्माण हुआ है वे वैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं या वैसे ही उनका प्रयोग किया जाता है, वे हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये संस्कृत जैसे कि हमारे जो संस्कृत के शब्द होते हैं वे हमारे तत्सम शब्द के ही अंतर्गत आते हैं, जिनका हम परिवर्तन नहीं कर सकते, या ऐसे शब्द कह सकते हैं जो एकदम पूर्ण रूप से जो है शुद्ध संस्कृत के होते हैं, जिनको पढ़ने में आम बोलचाल की भाषा में हमें थोड़ा कष्ट सा या थोड़ा असहज महसूस होता है, जिनको हम सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। सीधी बातों में अगर समझा जाए तो वही हमारे जो हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे कि कह सकते हैं हम हमारा लिख दिया हमारा पितृ यानी कि पिता। ठीक है, उसी में आगे लिख देते हैं जैसे हम ऋषि। तो ऋषि होता है हमारा तत्सम, लेकिन अगर आम बोलचाल की भाषा में अगर आज इसका वो किया जाए तो यह आ जाता है हमारा साधु। तो ये हमारा जो ऋषि और ये पितृ हैं तो ये हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो हमारे संस्कृत के होते हैं और ज्यों के त्यों जिनका परिवर्तन नहीं होता है वे हमारे जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए हमारे तद्भव की। तो तद्भव शब्द हमारे तत् प्लस भव, इसको तोड़ा जाए तो देखिए बनता है हमारा तत् प्लस भव, अर्थात उसका बनना या उसके बनना, उसके समान बनना, उसका बनना। यानी कि ये वे शब्द होते हैं जो हमारे संस्कृत के प्रयोग में आते आते आम बोलचाल की भाषा के अनुसार जो है हमारी आम बोलचाल की भाषा में परिवर्तित हो गए हैं, या मनुष्य ने उनको अपने आम बोलचाल की भाषा के हिसाब से अपने आप में ढाल लिया है, तो वे हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसका अगर देखिए डेफिनेशन की बात की जाए तो अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो एग्जाम या परीक्षा में इसकी परिभाषा के बारे में पूछा नहीं जाता है। बस ये है कि हमें समझना है, सही समझकर करना है कि हमारा तत्सम क्या है, तद्भव है तो क्यों है, तद्भव शब्द है तो क्यों है, तत्सम है तो क्यों है। तो तद्भव हमारे वे शब्द हैं जो हमने प्राचीन से तो चले आ रहे हैं, लेकिन हमने अपने आम बोलचाल की भाषा में उनको परिवर्तित कर लिया है।
अब जैसे देखिए बात की जाए जैसे कि हस्त, हस्त हस्त की बात की जाए तो देखिए होता है हमारा हाथ, लेकिन आज की भाषा में अगर इसको बोलते हैं तो हम बोलते हैं हाथ। तो ऐसे शब्द जो मनुष्य ने जो है अपने भाषा के हिसाब से जो है अपने आप में ढाल लिए हैं, तो वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। उसी प्रकार जैसा भी ऊपर बताया गया था, ऋषि, ऋषि का हो गया था हमारा साधु, पितृ का पिता। तो ऐसे ही शब्द जो है हमारे संस्कृत से आम बोलचाल की भाषा में परिवर्तित हो गए हैं। अब जैसे आता था हमारा संध्या, सांझ, तो इनका परिवर्तन किया जाए तो ये बोल दिया जाता है हमारा शाम। तो ये हो गया हमारा यानी कि शाम का समय, तो ये हो गया हमारा तद्भव। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो हमने अपने अनुसार अपनी भाषा में ढाल लिए हैं, तो वे हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए तत्सम में समझने के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ एक कुछ समझाने छोड़ दिया। देखिए तत्सम, अगर परीक्षा या एग्जाम में अगर आता है कि तत्सम शब्द पहचानने के लिए, तो इसका कुछ बात की जाए तो इसके समझने के तो इसके कुछ ऐसे वो दिए गए हैं उदाहरण, जिसके द्वारा आप शब्द को देखकर समझ सकते हैं कि ये तत्सम है या तद्भव है। तो पहला तत्सम की बात की जाए कि क्या समझना चाहिए इसमें, तो ये हमारा श, मतलब श जिसको हम छा बोलते हैं, तो ये जिस भी शब्द में इसका प्रयोग होगा तो वो हमारा जो है तत्सम के अंतर्गत आता है, यानी कि संस्कृत शब्द के अंतर्गत आता है। तो जहाँ भी इस वर्ण का प्रयोग होगा वह हमारा तत्सम शब्द कहलाएगा। जैसे कि पहले हमारा आता था क्षेत्र, तो क्षेत्र का तद्भव हो जाता है हमारा खेत। आज के समय में क्या कहा जाता है, खेत। तो छ का प्रयोग हमारा ख में हो गया, तो क्षेत्र जो है हमारा वो तत्सम शब्द कहलाएगा और खेत जो है हमारा तद्भव शब्द कहलाएगा। उसी प्रकार दूसरा आता है हमारा व, जिस शब्द में व का प्रयोग हुआ होगा तो वो हमारा क्या आएगा, तत्सम शब्द में आएगा, और इसका परिवर्तन हो जाता है हमारा ब में। तो व में जैसे अगर हमारा हो गया वन, तो वन को हम आम बोल सकते हैं, वन नहीं कहते, या तो जंगल कह दिया जाता है या फिर वन कह दिया जाता है। ठीक है, तीसरा आता है हमारा री, ऋषि जिसको कहा जाता है। तो जिस भी शब्द में री या री की मात्रा का प्रयोग हुआ होता है वे हमारे कौन से होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, और इसका जो परिवर्तन होता है वो हमारा रॉ में परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकार यहाँ ऋषि है तो ऋषि को कह दिया जाता है हमारा ऋषि, तो इसका परिवर्तन हो गया हमारा ऋषि में। तो सीधी सी बात यह है कि जहाँ भी प्रयोग अगर री का प्रयोग होगा तो वो हमारा ऋषि कहलाएगा। ठीक है, चौथा आता है हमारा, ये क्या होता है, जो हमारा विसर्ग होता है। ऐसे शब्द जो है जिसमें कहीं भी विसर्ग का प्रयोग हुआ होगा तो वे हमारे किस में आएंगे, तत्सम शब्द के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला है, अगर जहाँ भी छ का प्रयोग होगा वह हमारा तत्सम में आएगा, व का प्रयोग होगा वह भी हमारा तत्सम में आएगा, री का प्रयोग होगा तत्सम, और विसर्ग का प्रयोग होगा तो वह भी हमारा किस में आएगा, तत्सम में। तो ये एक सीधा सा जो है समझने वाली बात है कि अगर हम इनको देख के अच्छे से समझ के पढ़ें शब्द को तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये हमारा तत्सम शब्द है। जिसमें भी इसका प्रयोग हुआ होगा इन चार शब्दों को, वर्णों का, तो वे हमारे तद्भव कभी नहीं होंगे, वे हमारे तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए तद्भव हमारा हो गया है, देशज की बात करते हैं कि हमारे देशज शब्द कौन से होते हैं। तीसरा आता है हमारा देशज। ठीक है, देशज यानी कि जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, देशज यानी कि देसी। देसी यानी कि देशज आम बोलचाल की भाषा के हिसाब से ये ऐसे शब्द हैं कि जिनका प्रयोग जो है मनुष्य ने अपने स्थिति, अपने स्थान, अपनी परिस्थिति के अनुसार जो है प्रयोग करना शुरू कर दिया है। और ऐसे शब्द हैं जिनका जो है पता नहीं चल पाता है हमें कि ये शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए हैं या कहाँ से आए हैं। बस मनुष्य ने जो है इनको अपनी आसान सी भाषा में बनाने के लिए इनका प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जो जगह जगह के अनुसार बात की जाए तो अलग अलग रूप में बोले जाते हैं। देशज यानी कि सीधी सी बात है कि देशज शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग बस एक कह सकते हैं गांव के रूप में या स्थान के रूप में प्रयोग होने लगता है। जैसे हमारा आ जाता है लोटा, पगड़ी, डंडा, लाठी। तो ऐसे शब्द जो मतलब अपने स्थानीय भाषा के अनुसार जो है बन गए हैं और स्थानीय भाषा के अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। लाठी, डंडा, अब जैसे कहीं भी स्थान की बात की जाए तो देखिए जैसे इसका प्रयोग है
तो हमारा अगर राज्य स्थान के हिसाब से बात की जाए तो भारतीय भाषा में अगर इसका पूर्वोत्तर इलाकों में यूज़ किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, तो किसी अलग प्रयोग रूप में बोला जाएगा। दक्षिण राज्य भारत में बात की जाए तो इसका प्रयोग किया जाएगा तो किसी अन्य रूप में किया जाएगा। तो जिस प्रकार हमारा बोल दिया जाता है पॉलीथीन, पॉलीथीन शब्द है ये एक, तो इसको कहीं क्या बोला जाता है, इसको पॉली बैग बोला जाता है, कहीं कहीं पिन्नी बोला जाएगा, कहीं झल्ला बोला जाएगा। तो उसी अनुसार देशज शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनको आसान सी भाषा में प्रयोग में लाया जाना शुरू कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए हमारे विदेशज शब्द। विदेशज शब्द यानी कि जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, विदेशज यानी कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हमारा विदेश की भाषा से जो है, विदेशी शब्दों से या विदेशों से जो है प्रयोग में हमारा आम बोलचाल की भाषा में आने लगा है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें बात की जाए कैसे शब्द आते हैं, तो विदेश से सिंपल से सीधा सा उदाहरण है, सब आप समझ सकते हैं। विदेश शब्द हो गया हमारा, जैसे कि इसमें बात करें विदेश शब्दों की, जैसे कि बात हो गया हमारा रिक्शा। रिक्शे की बात की जाए तो हमारा किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग क्या है, आजकल आम बोलचाल भाषा में रिक्शे का प्रयोग होता है, लेकिन अगर मूल रूप से बात की जाए तो ये जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, उसी प्रकार कारतूस, अलमीरा यानी कि अलमारी, तो ऐसे ही अनेक शब्द जो हैं, तो जिनको पढ़कर मतलब लगता है कि हाँ ये पता, लेकिन हमें विदेशी शब्द जानने से पहले हमें उन विदेशी शब्दों का पता होना जरूरी होता है कि ये शब्द अगर हैं तो किस विदेशी भाषा के हैं, तभी हम जो है इनको पहचान पाएंगे कि ये हमारा विदेशज शब्द है। क्योंकि अगर एग्जाम में पूछता है, शब्द दे दिया जाता है, तो तत्सम तद्भव में और विदेशज शब्दों में हम एक बार को पता लगा सकते हैं कि हाँ ये शब्द किस प्रकार के हैं। लेकिन अगर विदेशी भाषा के शब्द वो दे देता है तो हम उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें पता नहीं पड़ पाता है कि ये किस देश से, कौन सी देश की भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये हमें पता होना जरूरी होता है कि हाँ किस भाषा के शब्द हैं ये। अब देखिए संकर की बात की जाए कि संकर शब्द हमारे कौन से होते हैं, तो संकर शब्द हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी दो भाषा के मेल से बने होते हैं। दो भाषा के मेल से बने होते हैं अर्थात कि जैसे कि हमारा आ गया टिकट घर। ठीक है, टिकट घर, इसमें देखिए अब टिकट की बात की जाए तो ये जो शब्द है हमारा, ये हो गया हमारा अंग्रेजी भाषा का, और घर हो गया हमारा आम बोलचाल यानी हिंदी की भाषा का। तो टिकट अगर हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर हो गया हमारा हिंदी या आम बोलचाल की भाषा का, तो ये हो गया हमारा संकर शब्द। यानी कि ऐसे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने होते हैं, वे हमारा क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ कंफ्यूज करने वाला नहीं है, बस सीधी से समझना है कि दो भाषाओं के मेल से बने शब्द होते हैं, वे हमारे जो है संकर शब्द कहलाते हैं। एक और देखते हैं, जैसे कि देखिए हमारा होता है रेलगाड़ी। तो रेल हो गया हमारा इंग्लिश का शब्द, अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है हमारा रेल, और गाड़ी हो गया हमारा आम बोलचाल यानी कि हिंदी भाषा का शब्द। तो गाड़ी हो गया हमारा हिंदी और रेल हो गया हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द। तो ये क्या हो गया हमारा संकर शब्द। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा प्रकार, यानी उत्पत्ति के आधार पर जो हमारा शब्द होते हैं वे हमारे कितने होते हैं, चार प्रकार के। पहला हो गया तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और एक आ जाता है हमारा संकर। तो ये हमारा बस ये था कि इसको परिभाषा के तौर पर नहीं, बस जिस प्रकार समझाया गया है बस उसी प्रकार समझना है। बाकी अगर इन शब्दों की बात की जाए कि हाँ कौन कौन से शब्द आते हैं, तो उसके लिए जो है आपको पुस्तक का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि समझने के लिए जो है आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ किस तरीके से कौन कौन से शब्द होते हैं। बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको बुक्स में, तो वही पढ़कर आपको जो है इसका फिर अभ्यास करना होगा कि हाँ हमारे तत्सम हैं कौन से हैं, तद्भव हैं किस प्रकार के होते हैं, देशज हैं किस प्रकार के होते हैं, विदेशज हैं तो किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो है उत्पत्ति के आधार पर दूसरा। अब आगे की क्लास के लिए जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और साथ ही अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको तो वो आप हमें कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।